और एक देखा है ग्रुप, तो मैंने एक तो बना दिया था आपका व्हाट्सएप का ग्रुप, ऐसे ही ना आप दूसरा ग्रुप बना दूंगा और इसमें जो वीडियो लेक्चर्स है ये भी मैंने फर्स्ट 3 लेक्चर्स तो आपके सेव कर दिए ऑन एनी लिंक। आप चाहे गूगल पे ओपन कर लेना, चाहे आप यूट्यूब चैनल पे ओपन कर लो, मैं दोनों लिंक शेयर कर दूंगा। आप कहीं पे भी ओपन कर सकते हो। ये जो लाइव लेक्चर्स है ये सारे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो मैंने इसके ना अभी आपके डाले नहीं, बस थोड़ा आलसी था इन चीज़ों में, बिजी बिजी चल रहा था। तो 3 लेक्चर तो मैंने रिकॉर्ड कर दिए विद लिंक्स, वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जिसको वैसे वो शेयर ना बस है, नहीं तो तुम लोग मुझसे ही करो। अगर वो 3 लेक्चर देखने बैठ गए तो 1.5 घंटे के लेक्चर्स हैं, 4-5 घंटे लगेंगे। वही मुझसे आगे करोगे रिवाइज, 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर? तो वो लिंक शेयर करता जाऊंगा अब आपके साथ। क्लियर? आज मेरा जो नया टॉपिक था ना, दैट वाज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। आज का हमारा टॉपिक आ गया वेपर प्रेशर ऑफ आवर लिक्विड सॉल्यूशन। तो एक बढ़ने से लिए आगे एक डेफिनेशन लिखवा दूं, व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर? तो लिख लो वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज vapor pressure is defined as pressure exerted is defined as pressure exerted by the vapors pressure exerted by the vapors at equilibrium with pressure exerted by vapors at equilibrium with given liquid oblique solution at given temperature। क्योंकि मुझे हर बार यहाँ पे सौरभ टेम्परेचर तो मेंशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने टेम्परेचर कम ज़्यादा कर दिया तो दिस वेपर प्रेशर विल ऑल्सो वेरी। रिपीट कर दूँ, वेपर प्रेशर exerted by the is defined as pressure exerted by vapors at equilibrium with given liquid or solution at given temperature। अब ना इस कंसेप्ट को हम लोग 2 केसेस में स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट आएगा स्टडी ऑफ रॉयल्स लॉ। ठीक, यहाँ पर हमारे पास आएगा स्टडी ऑफ रॉयल्स लॉ। इसको ना रॉयल्स लॉ को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। और तुम बच्चे ना दिसंबर में आके बड़ा कहते हो, खन्ना सर आपने 2 फॉर्मूले कराए थे, कौन सा न्यूमेरिकल किस न्यूमेरिकल में यूज में लाना है। लेकिन अगर आज समझ आ गया ना, कभी डाउट नहीं आएगा किस कंसेप्ट में कौन सा यूज है। इसलिए 2 केसेस में कैसे लेंगे। फर्स्ट केस है व्हेन बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट are volatile in nature। When both solute and solvent are volatile in nature। यहाँ पे ये पहला कंसेप्ट आज ये है। तो मुझे सौरभ ध्यान में, आज पूरा लेक्चर हमारा इसी में चला जाएगा। When both solute and solvent are volatile in nature। सेकंड कंसेप्ट में क्या होगा, when solute is non volatile in nature। when solute is non volatile in nature। क्लियर? ये 2 केसेस आएंगे, एक जब दोनों वोलेटाइल है और एक जब आएगा व्हेन सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। दैट मीन्स इसमें दोनों वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, इसमें सोल्यूट नहीं होगा। कौन नहीं होगा? शुगर डिजॉल्व इन वाटर कर दूं, ज़्यादा शुगर नॉन वोलेटाइल हो गया। सारे के सारे मेरे जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है वो सारे के सारे नॉन वोलेटाइल होंगे, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी क्या रखेंगे, रिटेन। और यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होगा, दैट विल बी वोलेटाइल इन नेचर। आज हमारा ये टॉपिक पूरा डिटेल में आ जाएगा। अभी तक याद है कोई ग्राफ किए थे इस चैप्टर में? एक ग्राफ किया था जब सॉलिबिलिटी का कंसेप्ट लिया था, सॉलिड इन लिक्विड, याद है? 3 ग्राफ किए थे। कभी सॉलिबिलिटी बढ़ा था, कभी सॉलिबिलिटी क्या था, डाउन, और कभी सॉलिबिलिटी माइट इंक्रीज और डिक्रीज। 3 ग्राफ किए थे। आज इसके बिना ग्राफ के क्वेश्चंस आ जाएंगे सबसे पहले। तो तुम्हारे सीबीएसई में आसान सा क्वेश्चन क्या रखा है, डिफाइन रॉयल्स लॉ। ये स्पेलिंग क्लियर है, RAOULTS, रॉयल्स लॉ।
या तो ये पेपर में डिफाइन करना आ जाएगा, डिफाइन रॉयल्स लॉ, क्लियर, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल ग्राफ, या फिर क्या होगा तुम्हें ग्राफ के क्वेश्चंस बड़े आएंगे। आज शायद जब मैंने आपको लास्ट न्यूमेरिकल कराना है वो ग्राफ के साथ रिलेटेड है, वो ना सीबीएसई में आता है रेयर, जेई में मोस्टली उसी बेस पे आ रखे हैं। ग्राफ को ना हम लोग क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिकल्स के साथ रिलेट करते जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ये था सारा, व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल इन नेचर, जब दोनों वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब करें पहले इसको स्टार्ट, आज फर्स्ट केस को ही। इसमें ना रॉयल्स लॉ मैंने सपोज कंपोनेंट आपके साथ, कंपोनेंट कौन सा ले रखा है, ए एंड बी, और कंडीशन क्या ले ली, बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर, एंड दीज बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर। मैंने दो कंपोनेंट्स ले लिए ए और बी, और ये दोनों क्या थे, वोलेटाइल थे नेचर में। तो यहाँ पे ना एक फॉर्मूला आता है, इतना मुझसे क्लियर हुआ। लास्ट टाइम जब हेनरीज लॉ कराया था मैंने डेफिनेशन याद है बाद में लिखी थी, पहले एक्सप्रेशन लिख लिया था। यहाँ पर भी ना मैंने आपके साथ एक एक्सप्रेशन लिखा अकॉर्डिंग टू रॉयल्स लॉ। मुझे एक्सप्रेशन लिखती ना इसका डेफिनेशन देना भी क्या हो जाएगा, आसान। अकॉर्डिंग टू रॉयल्स लॉ, ये जो मैंने प्रेशर लिया है ए और बी का, तो यहाँ पे सपोज मैंने लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन गिवन सॉल्यूशन इज गिवन बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया विद वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म। तो जहाँ पे भी तुम्हारे नॉट आए ना अब आगे केमिस्ट्री में इस चैप्टर में, तो स्टैंड याद रखना, दिस स्टैंड फॉर आवर प्योर केस, ये प्योर केस है। तो दैट मीन मेरे कंपोनेंट्स दो थे ए और बी। पी ए मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, आज फर्स्ट टाइम लिख रहा था, दिस पी ए स्टैंड फॉर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन गिवन सॉल्यूशन, इन गिवन सॉल्यूशन। और एक्स ए के आगे यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, और ये यहाँ पर आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, ऑफ कंपोनेंट ए इन दैट सॉल्यूशन, ये मोल फ्रैक्शन आ गई इसी की, क्लियर। तो ये दो लॉजिक्स तो मेरे पास यहाँ पर आ गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, और जो पी नॉट ए है, पी नॉट, दिस स्टैंड फॉर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, ऑफ कंपोनेंट ए इन इट्स प्योर फॉर्म, इन इट्स प्योर फॉर्म। ये आ गया वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म, और इसको अगर पूरा लिखना है, इन गिवन सॉल्यूशन, क्लियर। अब पहले बताओ, एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, मैंने दो कंपोनेंट्स को मिक्स किया ए और बी, और दोनों के दोनों क्या थे, वोलेटाइल थे नेचर में। तो मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, क्लियर। यहाँ पर जो पी ए है ये स्टैंड किया वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, और एक्स ए आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, और पी नॉट ए क्या आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म। अगर अब यहाँ तक लिख लिया है, अब मुझे हेनरीज लॉ डिफाइन करना आसान नहीं हो गया, बना सकता हूँ इसकी डेफिनेशन अब यहीं से। दिस लॉ अभी लिखवा भी दूंगा, दिस लॉ स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म। तो अगर मैं ना ये एक्सप्रेशन ना लिखकर सौरभ, तो मैं डेफिनेशन पहले लिखवाने बैठ जाता, फिर मुझे भी बड़े डाउट्स आते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन ऐसे खुद ही बना लेता हूँ, जैसे अब जो आपने कहा खन्ना सर रिपीट कर दो, अब मेरे मुंह से नई डेफिनेशन आ गई। मैंने क्या बोल दिया, दिस लॉ स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज गिवन बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म। तो देखो इतनी बड़ी डेफिनेशन आप अगर रट्टा लगाने बैठ के कभी नहीं लगेगा। अगर अवन आपको एक्सप्रेशन क्लियर है, उसी पे डेफिनेशन खुद ही बना दो, क्लियर। तो अब बताओ, पहले रॉयल्स लॉ का एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्लियर सबको, ये टर्म्स क्लियर है, क्योंकि यार न्यूमेरिकल का लेक्चर जाएगा। पी ए क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, एक्स ए क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन,
और पी नॉट ए क्या आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म, दैट मीन जब कोई और नहीं था, वो अकेला ही प्रेजेंट था, तब ये आ गया कंसेप्ट। सारी चीजें ध्यान रहेंगी। अब लिखवा दूं इसकी डेफिनेशन, लिख लो, दिस लॉ स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर of that component in solution, vapor pressure of that component in solution is equal to product of mole fraction of that component is equal to product of mole fraction of that component in solution। अब आगे भूल गया, क्या लिखूं, आगे क्या लिखूं, भूल गया, है ना। अब मैंने मल्टीप्लाई नहीं बोला क्योंकि मैंने पहले ही क्या बोल दिया था, प्रोडक्ट है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, सौरभ लिख लो, एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म, एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म। रिपीट कर दूं तानिश, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर फॉर्म। और ये ना वेपर प्रेशर बार बार लिखना पड़ेगा। सौरभ आप सबसे कह रहा था अंगद, तो इसको चाहे वीपी लिख लो, वेपर प्रेशर को वीपी लिखते जाओ, बार बार लिखते जाओ, छुट्टी हो जाएगी। एक फार्मूला ये आ गया। अब देखो इसमें मैंने आपके साथ इन चीज़ों को न्यूमेरिकल के लिए कंपाइल कैसे करना है। दो कंपोनेंट्स लिए थे ए और बी, तो अकॉर्डिंग टू रॉयल्स लॉ पहले का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स ए और इधर साथ में मेरे पास क्या पी नॉट ए आ जाएगा। ऐसे अगर मैं दूसरा कंपोनेंट लेता कौन सा, पी बी, तो यहाँ पर पी बी इज इक्वल टू वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स बी और साथ में पी नॉट बी आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। अब देखो ये दोनों के दोनों कहाँ गए थे, ऊपर गए थे वेपर्स में, तो दैट मीन टोटल प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, जो टोटल प्रेशर है वो क्या आ जाएगा, इस पी ए और पी बी को एड अप कर दूं, पी और पी बी को एड अप कर दूं, तो मुझे न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले नहीं मिल रहे। क्लियर। अब इसी को अगर मैं ब्रेकअप कर दूं तो इस फॉर्मूले को और क्या लिख सकता था, यहाँ पर एक्स ए और यहाँ पर पी नॉट ए, साथ में क्या था एक्स बी और साथ में मेरे पास क्या था पी नॉट बी, एक ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब जैसे जैसे न्यूमेरिकल करेंगे ना, कई बार हम लोग आपको एक ही मोल फ्रैक्शन देते हैं। अगर तुम्हें से किसी को याद हो, मैंने टिप दिया था, मोल फ्रैक्शंस को मैंने ऐड अप कर दिया, सम क्या आता है 1। अगर सम 1 आता है तो यहाँ पर मैं एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूँ, लिख सकता था। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूं, इस केस में अगर इस केस में पुट किया तो यहाँ पर ये मेरा पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, v यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी, साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा पी नॉट ए और इधर साथ में आगे मेरे पास क्या है एक्स बी और साथ में इधर क्या घूम रहा है पी नॉट बी। हाँ जी, यही कंसेप्ट आ जाएंगे। अगर ये कंसेप्ट आ गए, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर पी नॉट ए आ गया। अब आगे मुझे लिखना नहीं आ रहा, तुम लोग बताओगे क्या कॉमन है, कोई है कोई कॉमन, एक्स बी कॉमन है दोनों में, तो मैं एक्स बी को यहाँ पर कर दूं, तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए आ गया। अब जिसको मेरे साथ थोड़ा सा भी पढ़ने का कंसेप्ट है, मुझे एक ही फॉर्मूला आता था रॉयल्स लॉ का, उससे कितने फॉर्मूले बना दिए। न्यूमेरिकल ऐसे ही होंगे, कभी आपको मोल फ्रैक्शन दे दूंगा, कभी आपको कह दूंगा फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, कभी सिर्फ एक मोल फ्रैक्शन दिया, पता नहीं न्यूमेरिकल में क्या क्या करेंगे। तो बस न्यूमेरिकल में फॉर्मूले को ब्रेक करना देख लो, हम लोग तोड़ते कैसे हैं। तो मुझे रॉयल्स लॉ बस याद था इसमें, फिर लिखता हूँ सारा। अभी आपने अगर लिखा नहीं था ना, सारा जितना लिखा सारा रिपीट करता हूँ, मुझे इतने फॉर्मूले आते ही नहीं। मुझे बस दो कंपोनेंट्स याद थे, कौन कौन से कंपोनेंट थे, ए और बी, ये दो कंपोनेंट्स थे। इन दो कंपोनेंट्स में मुझे लॉजिक क्या था, पी ए इज गिवन बाय एक्स ए और इधर साथ में क्या था पी नॉट है। यहाँ पर अगर पी बी की बात करूँ तो वो मेरे पास क्या था एक्स बी और इधर मेरे पास क्या था पी नॉट बी। तो पता क्या 11th का चैप्टर बार हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर, वहाँ पे एक हमारे पास डाल्टन्स लॉ आता था, वो मैंने इक्विलिब्रियम में जाकर न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया था।
वो डाल्टन्स लॉ क्या कहता था, सारी गैसेस के प्रेशर को ऐड अप कर दो, दैट गिव्स द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर। तो यहाँ पर भी ये वोलेटाइल कंसेप्ट ही ले रहे थे, सारी गैसेस ही बन रही थी। अगर गैसेस बन रही थी तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है पीटी, दैट इज गिवन बाय पीए और पीबी, ये आ गया। इस फॉर्मूले को फिर मैंने तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही तोड़ा तो इसको क्या लिख सकता था, एक्स ए, और इधर क्या कर सकता था, पी नॉट ए, इधर क्या कर सकता था, एक्स बी, और इधर क्या कर सकता था, पी नॉट बी। ये टोटल प्रेशर आ गया। पता है ये एक्सप्रेशन सारे क्यों लिख रहा था, जेई या नीट में सबसे आसान क्वेश्चन यही आता है, तुम्हें ये एक्सप्रेशंस लिखने आ जाते हैं। क्लियर। जब मैंने यहाँ तक लिखा, अब मैंने यहाँ पे एक टिप दिया था, मोल फ्रैक्शंस को ऐड अप कर दो, तो हमारे पास सम क्या था, 1। अब यहाँ पे याद करो मैंने एक्स को किया था, पेपर में भूल गया। मैंने क्या किया, यहाँ पर अगर मैं अब एक्स भी करता तो एक्स भी यहाँ पर क्या 1 माइनस एक्स से आ जाएगा, आ जाएगा ये। अगर ये आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं, करे पुट। अगर यहाँ पर पुट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पी टी तो था, इधर मेरे पास क्या था, एक्स ए, और इधर पी नॉट ए को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। इधर मैंने अब आपके साथ क्या कर दिया, 1 माइनस एक्स ए और साथ में पी नॉट बी कर दिया। अब लिखवाओगे, मुझे आगे नहीं लिखना आ रहा एक्सप्रेशन, क्या लिखूं, लिखना नहीं आ रहा। ये 1 इस बार यहाँ पर पी नॉट बी आ जाएगा, आ जाएगा पी नॉट बी अलग। अब बचा गया यहाँ पर एक ये टर्म है और एक ये, इनमें क्या कॉमन घूम रहा है, एक्स है, एक्स है कॉमन। अगर एक्स से कॉमन निकाल दूं तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या रह गया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी रह गया। तो टोटल प्रेशर, सॉरी ये वाली, पहले ये बता, यहाँ पे क्लियर हुआ, यहाँ पे मेरे पास क्या था, पी नॉट बी तो इधर आ गया, इधर एक्स से कॉमन था, एक्स से कॉमन निकाल दिया तो इधर क्या आ गया, पी नॉट ए माइनस पी बी। ये तुम्हारे कंपटीशन में ना आसान सा क्वेश्चन, ये मैचिंग आ जाता है। चल इधर का भी देख लेते हैं क्या किया इधर। इधर मेरे पास ठहर ठहर ठहर, इसको चल दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको किया रब यहाँ पे, क्लियर। अब तुम लोग लिखाओ, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक तो पी नॉट ए आ गया, क्लियर। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, सपोज प्लस पहले बार कर लिया। अगर मैंने प्लस पहले बार कर लिया, कॉमन क्या घूम रहा है मेरे पास, एक्स बी। अब ये मैंने एक्स बी बाहर निकाल लिया, तो अब यहाँ पर क्या, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए नहीं हो जाएगा। मैंने ये प्लस का साइन ले लिया इधर एक्स बी, तो ये पी नॉट बी है और ये मेरे पास पी नॉट ए है। पता है क्या, तुम्हारे एमसीक्यू में ऐसा आसान सा क्वेश्चन आ रखा है, तुम्हें ये एक्सप्रेशन आ जाएंगे, तुम्हें बताना है कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। हो जाता है कई बार मुझसे भी गलत लिखा जाता है, पर मैंने यहाँ पर ये कंसेप्ट लिया था, प्लस ले लिया ये, तो जब मैं इसको पहले कर दिया तो ये पी नॉट बी और ये मेरे पास क्या आ गया, पी नॉट ए आ गया, क्लियर। अब बताओ सिर्फ फॉर्मूले लिखने क्लियर हुए। अब याद है शुरू में मैंने क्या कहा था, ये हेनरीज लॉ और रॉयल्स लॉ होल्ड गुड किसके लिए करेंगे, फॉर आइडियल केस। तो अब इसको सारे को ग्राफ के बेस पे क्लियर करें, और वो ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पेपर में ना, इतनी बार वो ग्राफ के क्वेश्चंस आए हैं। तो जैसे याद है 11th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करते थे, बनाने में बड़ा सिंपल था, एक तरफ एनोड है एक तरफ कैथोड है, और जब उसमें साइन कन्वेंशन लगाते थे कितना कुछ आता था। ऐसे ना इसके ग्राफ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। करें अब इसको ड्रॉ। पहले ये बताओ एटलीस्ट यहाँ था रॉयल्स लॉ का कंसेप्ट सारा क्लियर हुआ, और मैंने कुछ भी नहीं किया, देखो सिर्फ फॉर्मूले को तोड़ता गया, फॉर्मूले को तोड़ ताड़ कर डिफरेंट फॉर्मूलाज बनाए और कुछ नहीं किया। एमसीक्यू का सबसे आसान क्वेश्चन अंगद यही आ रखा है, तुम्हें एक्सप्रेशन आएंगे, तुम्हें बताना कौन सा एक्सप्रेशन ठीक है और कौन सा गलत है, क्लियर। अब तानिश ये सारा का सारा ग्राफ पे कन्वर्ट करे, पूरा का पूरा कंसेप्ट। हाँ जी, हाँ ये कर लो, नोट कर लो पहले, ये लो। स्टार्टिंग से नहीं किया, ये स्टार्टिंग में ये था, सबसे पहले एक्सप्रेशन किया पी ए इजिकल टू एक्स एन टू पी नॉट है, और यहाँ पे मैंने आपको पहला था इससे सारे लॉजिक्स दे दिया किसको कैसे कैसे ब्रेक किया है। पी ए आ गया वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन गिवन सॉल्यूशन, एक्स ए आ गया मोल फ्रैक्शन, और पी नॉट आ गया वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन गिवन सॉल्यूशन इन प्योर फॉर्म, ये प्योर फॉर्म में। हाँ पहले यहाँ तक कर लिया सबने। अब इसके बाद आगे ये आगे कंसेप्ट, ये दोनों तरफ सेम थे, बस मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को सिर्फ चेंज किया और कुछ नहीं। तो तुम में से ना बड़े, मैं अगर आपकी जगह में रट्टे लगाने बैठता फंस जाता, पर इनको लॉजिकली तोड़ते गए आगे। अभी देखो न्यूमेरिकल में और टूट जाएगा ये एक्स से, नंबर ऑफ मोल्स घूम जाएंगे, तो न्यूमेरिकल हमारे बड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से।
और ऐसे इनसे न्यूमेरिकल थोड़े से बड़े हो जाते हैं। ये दोनों में बस यहाँ पे चेंज हुआ, ये देख लास्ट वाले में बस, इसके ऊपर सारा सेम है, सिर्फ ये लास्ट में चेंज हुआ क्योंकि मैंने एक बार कर दिया मोल फ्रैक्शन बी के बेस पे, एक बार मैंने मोल फ्रैक्शन ए के बेस पे कर दिया। दोनों लिख ले, अच्छा है। करें आगे। हाँ जी, करें अब इसको आगे। अब इसका ग्राफ के बेस पे सारा एक्सप्लेन करना था। हाँ जी सौरभ, कर लिया नोट सबने? हाँ जी कर लिया सबने, खुशी ना? चल, अगर यहाँ तक क्लियर है, अब इस सारे कंसेप्ट को ना मैंने ग्राफ के बेस पे करना था, तो मैंने आपके साथ ना यहाँ पर, अब ये ग्राफ समझ लेना क्योंकि पेपरों में ना आपके सीबीएसई और कंपटीशन में ये ग्राफ के बड़े क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे ना मैंने आपके साथ नीचे यहाँ पर कंसिडर कर लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, यहाँ पे कर दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी ले लिया। अब याद है मेरे पास वेपर प्रेशर किस किस का घूम रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म, इतने प्रेशर घूम रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे ना पॉलिटिशियन वर्ड लिख दिया सिंपल, यहाँ पे मैंने कर दिया वेपर प्रेशर, इस साइड मैंने यहाँ पर कर दिया वेपर प्रेशर, ये कर दिया क्लियर। इन दोनों के ग्राफ करने थे। अब मुझे ना इसका ग्राफ करने से पहले मुझे कुछ लॉजिक्स क्लियर थे। वो लॉजिक क्या थे, मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा था पी ए इज इक्वल टू एक्स ए, और साथ में क्या था पी नॉट ए। दूसरा मैंने लिखा था पी बी इज इक्वल टू एक्स बी, साथ में क्या था पी नॉट बी। एक मैंने टोटल प्रेशर लिखा था, दैट वाज गिवन बाय पी ए और पी बी। इसका कंसेप्ट क्या था, एक्स ए पी नॉट ए, और साथ में क्या था एक्स बी, और इधर क्या था पी नॉट बी। एक और आपके साथ मैंने कर रखा है, इन मोल फ्रैक्शंस को ऐड अप करो तो इनका सम क्या आता है 1। मैंने इन सारी चीज़ों को ना इस ग्राफ में यूज लेकर आना था, इन सारी चीज़ों को कैसे। अब देखो लॉजिकली यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे मैंने मोल फ्रैक्शन ए की भी लिखनी है और बी की भी, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ए का भी लिखना है और बी का भी लिखना है ना। अब मैंने यहाँ पे लिखा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इंक्रीजेस, अभी यहाँ पे पक्का है इस पॉइंट पे बी जीरो होगा, मानते हो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या होगी जीरो। अगर ये जीरो है तो मानते हो एक्स से वन हो जाएगा यहाँ पर। और जब मैं इस एक्सट्रीम पे आया, यहाँ पे कंपोनेंट बी की मोल फ्रैक्शन क्या आ गई मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या था इसका वैल्यू वन, तो एक्स से जीरो हो जाएगा, क्लियर।
तुम्हारे ग्राफ पता क्या होता है, कंपटीशन में मैं ऐसे ग्राफ दे दूंगा, तुम्हें ये नीचे के कंसेप्ट उल्टे सीधे कर दूंगा, तो तुम लोग ना ग्राफ की शेप याद करते हो, वो शेप तो आए जो मर्जी ड्रॉ कर दूँ, हम लोग ऐसे इन चीज़ों में कंफ्यूज करेंगे। और मैंने ये सारा कंसेप्ट कहाँ से लिखा है, एक्स ए प्लस एक्स बी वन के बेस पे। क्लियर। अब एक टिप और दे दिया यहाँ पे, जो पी नॉट बी है दैट इज ग्रेटर देन पी नॉट ए। ये मैंने आपको टिप दे दिया, यहाँ पे जो पी नॉट बी है दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन पी नॉट ए। क्लियर। अब देखो ये कंडीशन अगर अप्लाई करूँ, एक्स ए वन है और पी बी जीरो है, इस इक्वेशन में पुट करूँ, इस इक्वेशन में पुट करें इस वैल्यू को, एक्स ए क्या वन है और पी नॉट बी क्या जीरो, जब सारा का सारा वेपर प्रेशर पी नॉट ए का रह गया। समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू क्या वन है और एक्स बी क्या जीरो, दैट मीन ये पार्ट खत्म हो गया, तो सारा का सारा जो प्रेशर था वो पी नॉट ए का आ गया, तो दैट मीन यहाँ पर पक्का है मेरे पास, यहाँ पर पी नॉट ए आ गया। अब शायद मानते हो अगर दूसरा एक्सपेरिमेंट लेता तो एक्स ए क्या जीरो है ना, ये पार्ट जीरो है, ये खत्म हो गया, एक्स ए बी की वैल्यू क्या वन है, सारा का सारा प्रेशर किसके कारण आ गया, फॉर पी नॉट बी। अब यहाँ पे सारा का सारा प्रेशर किसके कारण आ गया, फॉर पी नॉट बी, ये आ गया। इसके साथ क्या था, मैं इन लाइंस को यहाँ पर अटैच कर सकता था ऐसे, और क्यों ऐसे किया मैंने आपको पहले टिप दे दिया था, पी नॉट बी क्या था, ग्रेटर था एज कम्पेयर टू पी नॉट ए। अब ना तुम्हारी बुक्स में दो लाइनें और बना रखी है, एक ये कंसेप्ट कर रखा है और एक ये कंसेप्ट कर रखा है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर जो एक्स ए की मोल फ्रैक्शन है आगे बढ़ रही है या कम हो रही है, कम हो रहा है। तो अगर मेरे पास यहाँ पर देखो एक्स से कम हो रहा है तो ये वेपर प्रेशर भी कम होगा, तो दमी पक्का है मुझे इस ग्राफ पे क्या लिखना पड़ेगा, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए, और इधर क्या लिखना पड़ेगा, पी नॉट ए। सेकंड देखो मोल फ्रैक्शन जीरो से क्या जा रही है, वन, इंक्रीज, जीरो से वन इंक्रीज, तो अगर ये एक्स भी बढ़ रहा है तो ये प्रेशर भी बढ़ रहा है, अगर ये प्रेशर बढ़ रहा है तो हमें यहाँ पे पक्का है मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पी बी इज इक्वल टू एक्स बी, और इधर साथ में क्या आ जाएगा, पी नॉट बी। सारे कंसेप्ट लिख दिए, ऊपर नहीं लिखा, ये क्या लिखूं, ये पीटी हो गया टोटल प्रेशर, क्योंकि दोनों कंपोनेंट बीच में थे, तो हमें यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, पी इज गिवन बाय पी ए, और साथ में क्या था, पी बी। तुम्हारे सीबीएसई का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये ग्राफ ड्रॉ करना होता है, डिफाइन रॉल्स लॉ विद द हेल्प ऑफ सुटेबल ग्राफ। कंपटीशन में अगर बिल्कुल आसान क्वेश्चन आना है तो मैं ये आपको ग्राफ दूंगा और तुम्हें कंडीशन दी होगी, बताओ कौन सा ग्राफ ठीक है, तो तुम लोग ना ये सारा ड्रॉ याद कर लेते हो, ये कंडीशन याद ही नहीं करते, कहाँ पे मोल फ्रैक्शन जीरो है, कहाँ पे मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है। कल ऐसा लिखना ही था, क्या फर्क पड़ा, पी बी मैंने इधर लिख दिया, पी ए इधर लिख दिया, सारा कंसेप्ट गलत नहीं हो जाएगा। अभी ये सारी चीज़ें आपको ऐसे प्रॉपर लिखनी पड़ेंगी अगर पेपर में पूरे मार्क्स लेने, और एमसीक्यू का सबसे आसान क्वेश्चन यही आ रखा है, और इस साल का जेई का पेपर उठाओगे ना, सॉल्यूशंस का ही ग्राफ आया, ये नहीं आया, आगे और ग्राफ आएंगे इस चैप्टर में। वो ग्राफ का क्वेश्चन आया था, तीन चार ग्राफ दिए थे, तुम्हें बताना था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए कौन सा ग्राफ होल्ड गुड करता है, तो देखो ये आइडियल केस नहीं आ गया, क्योंकि मैंने स्ट्रेट लाइन दिखाई है, जहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स आवर आइडियल केस। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था मेरे पास हैंडीज लॉ, रॉल्स लॉ और सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी होल्डिंग गुड ओनली फॉर आइडियल केस, तो ये सारे के सारे आइडियल केस के केसेस थे। अब बताओ सबको ये पूरा ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर हुआ या रिपीट करूँ। हाँ जी, वो एक मैंने बेसिक ले लिया, क्योंकि जब मैं ग्राफ बुक में बना था तुम लोगों ने मेरे पे फायरिंग कर दी, कहना सर क्यों ऐसे किया, तो मैं कहा मुझे मालूम है पी नॉट बी ग्रेटर ले रखा है, कैसे, एक को मैंने वाटर ले लिया, एक को अल्कोहल ले लिया, तो मानते हो अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज़्यादा ही होगा, है ना, क्योंकि अल्कोहल में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ एक पॉइंट पे है, वाटर पे दो है, तो मीन्स ये पक्का वेपर में जल्दी कन्वर्ट होगा पी नॉट, इसलिए मैंने एक लॉजिक ले लिया कि पी नॉट बी ग्रेटर है एज कम्पेयर टू पी नॉट है। हो सकता है जब मैं कंपटीशन में यही क्वेश्चन डाल दूं तो देखो ये ग्राफ इस शेप में अगर मैं बना दूं, ये ऐसे भी करके बना सकता था, है ना, सारा कंसेप्ट सेम लेता, तो इस बार मेरे पास पी नॉट ए ग्रेटर नहीं आ गया एज कम्पेयर टू पी नॉट बी। कई बार ना ऐसे तुम्हारे ग्राफ के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, तुम्हें स्टेटमेंट्स दे देंगे, तुम्हें बताना है कौन सा ग्राफ ठीक है, तो सबसे आसान क्वेश्चन यही आता है इसका। क्लियर। अब बताओ सबको ये ग्राफ ड्रॉ करने का कंसेप्ट क्लियर हुआ या रिपीट करूँ कुछ। ये देख यहाँ पे ना जब मैं मोल फ्रैक्शन स्टार्ट कर रहा था, ये देख यहाँ से जब मोल फ्रैक्शन स्टार्ट कर रहा था, नहीं यहाँ पे पक्का है मोल फ्रैक्शन और कंपोनेंट बी क्या थी, जीरो है,
है ना, क्योंकि मैंने मोल फैक्टर कंपोनेंट भी इधर दिया है। स्टार्टिंग में पॉइंट क्या था, जीरो है। अगर ये जीरो है तो एक्स ए प्लस एक्स बी क्या था, वन था। अगर मेरे पास एक्स बी जीरो है तो एक्स ए सारा क्या हो गया, वन हो गया। जब मैं इधर एक्सपेरिमेंट पे गया तो मोल फ्रैक्शन बी क्या होगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, वन है, तो एक्स ए यहाँ पर जीरो हो गया। फिर मैंने कंडीशन को इसमें पुट करना हुआ शुरू कर दिया। अब बताओ सबको क्लियर हुआ ग्राफ? हाँ जी गुराज, कहीं डाउट पूछ लो। हाँ जी अंगद, क्लियर के नहीं सबको? कौन सा? अच्छा, ये बॉक्स में इसलिए बनाया क्योंकि दूसरी से मुझे वेपर प्रेशर को शो करना है, और कंडीशन क्या ले रखी थी, इक्विलिब्रियम पर। इसका मीनिंग क्या था, मैं क्लोज वेसल में सारी रिएक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने ओपन कर दिया ये वेपर तो बाहर ही चले जाएंगे। हाँ जी, नहीं नहीं, ग्राफ में इसका मीनिंग क्या होगा कि मैं इसको बॉक्स में करके ये सिस्टम क्लोज में है, ये ग्राफ मेरा ओपन में नहीं है। अगर यहाँ पे लाइन नहीं होती फिर ग्राफ हमारा ओपन में था। चलो अच्छा, पहली बार ये क्वेश्चन किसी ने पूछा कि खन्ना से ये ग्राफ ऐसे क्यों ड्रॉ किया है। इसका मीनिंग क्या था, दोनों जो गैसेज हमारे इसी में है, तो हम ये क्लोज वेसल में लेते हैं। 11th में किया था, याद है, इक्विलिब्रियम हमेशा अटेन कहाँ होता है, अगर गैसेज है क्लोज सिस्टम में। ओपन में इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। और मैं यहाँ पे डेफिनेशन में बार बार लिखवा रहा हूँ, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। क्लियर? और क्या था, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स अलग अलग है, इसके लिए कर रखा है। ठीक। अब बताओ सबको ये ग्राफ के कंसेप्ट क्लियर हुए? पक्का? कोई डाउट पूछ ले नंदनी। इसका ये सारा रॉयल्स लॉ, व्हेन बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल इन नेचर। ग्राफ का हेडिंग तुम्हारे पेपर में क्या आएगा, डिफाइंड रॉयल्स लॉ विद द हेल्प ऑफ सुटेबल ग्राफ फॉर आइडियल केस। ड्रॉ द ग्राफ फॉर आइडियल केस, क्योंकि आगे जाकर ना सौरभ, हमारे पास इनके सॉल्यूशंस आएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव डिविजन्स के भी, तब इस ग्राफ का बैंड बजा देंगे, उल्टे सीधे ग्राफ्स आ जाएंगे। हाँ जी, अब बताओ सबको क्लियर हुआ ग्राफ का कंसेप्ट? अगर ये घूम रहा है ना कि खन्ना सर इसको कैसे यूज में लाओगे आगे। ये देखो, अगर आपको था ना खन्ना सर ये ग्राफ कैसे यूज में आएंगे।
ये देख, ये ना इसके लिए था, जैसे अभी जो हम लोगों ने ग्राफ किया है, ये ग्राफ हम लोगों ने अभी इस कंसेप्ट पे किया है, स्ट्रेट लाइन के बेस पे। स्ट्रेट लाइन के बेस में दैट वाज होल्डिंग गुड फॉर आइडियल केस, पर ये सारे केस हमारे आइडियल नहीं होंगे। देखा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के कंसेप्ट दिए, कभी ये ग्राफ क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और कभी ये ग्राफ हमारे पास कहाँ पे आ जाएंगे, इन डाउनवर्ड ट्रेंड। ये कभी ग्राफ ऐसे आ जाएंगे। देखो अभी मैंने आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट क्लियर किया है, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या था, फॉर आवर आइडियल केस, ये आइडियल केस था। अब देखो अगर कोई स्टूडेंट ध्यान से देख रहा है, यहाँ पे वेपर प्रेशर में डिप आ रहा है ना, वेपर प्रेशर में डिप आ रहा है, वो वेपर में नहीं गया। अगर वेपर में नहीं गया, वो लिक्विड में रह गया। अगर वो लिक्विड में रह गया मीन्स पक्का गैस से लिक्विड में जा रहा है, फोर्स रिडक्शन स्ट्रांग हो गए, तो पक्का ये नेगेटिव डेविएशन का केस आएगा। आगे जैसे करेंगे। और दूसरा ग्राफ जो मैंने आपके साथ ड्रॉ किया, अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखो, अगर अब इस ग्राफ को देखो, आइडियल केस मैंने करा दिया डॉटेड लाइन, इसमें वेपर प्रेशर कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में कंसेप्ट आएगा, कौन सा सोल्यूशन आइडियल है, कौन सा सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन है, और कौन सा सोल्यूशन नेगेटिव है। ऐसे ग्राफ्स कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। ये तो जस्ट आपका क्रेज हो रहा था करना सर कैसे है, इसलिए मैंने आपको पहले दिखा दिया। ये आगे टॉपिक हमारा कोर्स में है, क्लियर। इसलिए आज मैंने अभी सिर्फ जो आपको ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर किया है, वो मैंने आपको क्लियर किया ऑन दिस बेसिस। मैंने अभी ग्राफ सिर्फ आपको इस लाइन पे क्लियर किया है, जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन था। सिर्फ मैंने ये स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट अभी क्लियर किया है, बाकी कुछ नहीं। तो सिर्फ अभी आइडियल केस क्लियर किया था। नेक्स्ट लेक्चर में जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के केसेस आएंगे। अब बताओ, अब सबको ग्राफ क्लियर हुआ पूरा कैसे था, क्लियर। तो अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन देखा है, तुम्हें ऐसे ग्राफ्स बने आएंगे, तुम्हें ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि कौन सी कंडीशन है। हो सकता है मैं कंपटीशन में यहाँ पे मोल फ्रैक्शन और कंपोनेंट ए कर दूं, सारे नीचे के कंसेप्ट उल्टे हो जाएंगे, क्लियर। ऐसे करके कई बार क्वेश्चन सिंपल आते हैं। अब करें इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट। तो न्यूमेरिकल्स के लिए जो फॉर्मूले मिले, एक लिखो आज फर्स्ट न्यूमेरिकल। हाँ जी, क्लियर हो गया यहाँ तक तो टॉपिक। एक लिखो आज फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट बेंजीन एंड टॉल्यूइन, फर्स्ट benzene and toluene form ideal solution. Benzene and toluene form, ये मैंने फॉर्मूले लिख दिए यहाँ पर दोनों के। बेंजीन एंड टॉल्यूइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एट 313 केल्विन। At 313 Kelvin, the vapor pressure of pure benzene, and pure toluene are 150 and 50 mm of mercury respectively. Vapor pressure of benzene and vapor pressure of pure toluene are 150 and 50 mm of mercury respectively. 50 बेंजीन का दे रखा है 150 और टॉल्यूइन का दे रखा है 50 mm of mercury respectively. Calculate partial pressure of benzene and toluene. Calculate partial pressure of benzene and toluene and also total pressure of the resulting solution, given equal weights of benzene and toluene are considered. Equal weight of toluene and benzene are considered. तुम्हें एक और गंदा पार्ट भी इसमें दे दिया, बुक में नहीं दिया, मैंने खुद ऐड कर दिया। ऑल्सो फाइंड
ऑल्सो फाइंड मोल फ्रैक्शन, also find mole fraction of both in vapor phase, also find mole fraction of both in vapor phase. सारा रिपीट कर देता हूँ. बेंजीन एंड टॉल्विन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एट 313 केल्विन. उसके बाद फिर भविष्य मैंने क्या दे दिया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड प्योर टॉल्विन आर 150 एंड 50 mm ऑफ मर्करी. और फाइंड क्या करना है, सबके पार्शियल प्रेशर भी और टोटल प्रेशर भी. और कंडीशन क्या दे दिया, दोनों के मासेस क्या कर दिए, इक्वल. और एक आखिर में गंदा सा पार्ट और ऐड क्या कर दिया, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दीज इन वेपर फेज. इनकी वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है. अब पता क्या, इतना बड़ा जो न्यूमेरिकल है, ये देखो तुम्हारे एमसीक्यू में तो कोई क्वेश्चन इतना पढ़ा नहीं, कभी पढ़ा होगा. ये पहला क्वेश्चन सीबीएसई पैटर्न का था क्या है, पर मैंने जो आखिर में दिया ना, फाइंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वो हमारे कंपटीशन में बड़ी बार आई है. क्लियर. तो देखो मुझे ना इतना बड़ा न्यूमेरिकल समझ नहीं आया. दोनों के वेपर प्रेशर दिए तो तभी पक्का है ये न्यूमेरिकल तो रॉयल्स लॉ किसके लिए होल्ड गुड कर गया, फॉर बोथ वोलेटाइल. यही लॉजिक था सबसे बड़ा. जिस न्यूमेरिकल में तुम्हें वेपर प्रेशर मैंने दोनों कंपोनेंट्स का दे रखा है या तीनों का, तो पक्का है दैट न्यूमेरिकल वाज ऑन द फर्स्ट केस व्हेन बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल इन नेचर. पहला डाउट तो खत्म. अब तुम्हारी बुक में जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, मैंने फॉर्मूला क्या दिया था, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. मैं तुम्हारी समय पता क्या करता था, पीए को मान लेता था बेंजीन, और पी चलो पीबी को मान लिया बेंजीन, पीए को क्या मान लेता था, टॉल्विन. आधे में कैलकुलेशन खुद ही भूल गया क्या था. तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दूँ. ये टोटल प्रेशर था, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन साथ में पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्विन कर दूँ. इतना लिख सकता था फॉर्मूला. इसको भी अगर मैं आगे तोड़ता, तो टोटल प्रेशर इज गिवन बाय, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन साथ में पी नॉट बी आ गया, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन प्लस यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन और वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्विन इन प्योर फॉर्म आ गया. अब तुम लोग बताओ मैंने पूछा क्या गया, मैं तो यही भूल गया. तभी मैंने एक पीबी पूछा, सेकंड पीटी पूछा, थर्ड टोटल प्रेशर पूछा. क्लियर. तो देखो तुम लोग ना, जब बुक में सारा ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने सीधा क्या किया, मोल फ्रैक्शन फाइंड की. अब क्लियर हुआ क्यों पहले मोल फ्रैक्शन फाइंड करना पड़ेगा, मुझे पीटी फाइंड करना है. क्लियर. तो मुझे यहाँ पे पी नॉट बी और पी नॉट टी तो दे रखा है, दे रखा है. इसलिए यहाँ पर ये मैंने आपको पहला प्रेशर दे दिया बेंजीन का इन प्योर फॉर्म, क्या दे दिया 150. और टॉल्विन का मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 50. ये दो दे दिए. मुझे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन चाहिए, दैट मीन न्यूमेरिकल में और कुछ नहीं, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन फाइंड करना पड़ेगा. तो इसलिए तुम्हारी बुक्स में ना क्या हुआ तमन्ना, सबसे पहले उन्होंने मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन फाइंड की. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन. नीचे क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्विन. अब जो मेरे साथ स्टार्टिंग का पहला लेक्चर नहीं लगाया था, तो याद है नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग ब्रेक करते थे. क्या होता था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो मैंने ना इसका गिवन मास लिख दिया और डिवाइड बाय कर दिया मोलर मास ऑफ बेंजीन. इधर भी मैंने कर दिया गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बेंजीन. आगे भी मैंने क्या कर दिया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ टॉल्विन. फॉर्मूला तोड़ दिया सारा. अब तुम्हें से एक ने मुझे ना रोक दिया, कहता खन्ना सर डब्ल्यू क्यों लिखा है, ऊपर वेट ऑफ बेंजीन लिखो. खन्ना सर यहाँ पे भी डब्ल्यू भी लिखो, यहाँ पे वेट ऑफ टॉल्विन लिखो. तुम लोग बताओ मैंने डब्ल्यू क्यों लिखा है. मैंने आपको कंडीशन दे दी थी. कंडीशन क्या दिया है, दोनों के मासेस इक्वल है, इसलिए मुझे फॉर्मूला ऐसे तोड़ना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन दी है. कंडीशन क्या दिया है, दोनों के मासेस इक्वल है. अगर इक्वल है तो यहाँ पे डब्ल्यू क्या आ गया, कॉमन. अगर डब्ल्यू कॉमन है, मैथ्स इतना तो सबका अच्छा है, कॉमन कट आउट हो जाएगा. और मेरे जैसा क्या पेपर में न्यूमेरिकल छोड़ के बैठ जाएगा, करना सर आपने मास ऑफ बेंजीन तो दिया नहीं था, मैं न्यूमेरिकल कैसे करता. मैंने आपको न्यूमेरिकल में टिप दे दिया कि बेंजीन और टॉल्विन का मास क्या सेम है. अगर सेम है इसलिए मैंने इसके बी या टी कुछ नहीं लिखा, डब्ल्यू लिख दिया सेम. तो ये डब्ल्यू फैक्टर कॉमन निकल जाएगा. अगर कॉमन निकल गया तो ये मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगी मेरे पास, 1 डिवाइडेड बाय एम बी. नीचे मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बेंजीन, 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ टॉल्विन आ जाएगा. अगर अब तुम में से किसी को याद हो, बेंजीन का ये फॉर्मूला था, है ना. फॉर्मूला क्या बनता है, C6H6. सारा ऐड अप कर दोगे तो क्या आ जाता है 1/78. तो इधर नीचे भी पक्का क्या आएगा, 1/78 आएगा.
अब तुम में से ना मैं ही, चलो मैं बड़ा अपना सोच रहा स्मार्ट काम करता हूँ कि आगे मुझे टॉल्विंग का फॉर्मूला याद है, क्या था, CH3 है, 12 और 3 15, है ना। तो एक ने मुझे क्या करना था, लिख दो 93, एक कहता है लिखो 92, किसकी बात मानूं, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब CH3 आया 15 आया, पर एक हाइड्रोजन बार भी तो किया, है ना, एक हाइड्रोजन बार भी तो किया, इसलिए यहाँ पे टॉल्विंग का मोलर मास मेरे पास क्या घूम जाएगा, 92। अब क्लियर हुआ मेरे साथ पूरा न्यूमेरिकल करने का लॉजिक। मुझे खुद नहीं आ रहा था बुक में पहला स्टेप क्या है। मैंने क्या किया, जो जो आपको कहा था फाइंड करना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा मुझे यहाँ पे पी नॉट भी और टी तो बड़ा अच्छा दिया है, तो पहला स्टेप पक्का है, वी विल हैव टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ आवर बेंजीन। मुझे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन ही निकालनी पड़ेगी। तो अगर आपने इतनी बड़ी कैलकुलेशन की, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर घुमा फिरा कर हमारे पास 0.541, ये आ गई मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। क्लियर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन, शुभम और सौरभ, मेरे पास आ जाएगी 1 - 0.541, क्योंकि मोल फ्रैक्शंस को ऐड अप करके सम 1 आना चाहिए था। इसको अगर मैंने फाइंड किया तो दिस कम्स आउट टू बी सेकंड 0.459। पहले लिख लो यहाँ तक, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सबसे बड़ा न्यूमेरिकल है। टॉल्विंग का ना देख, मुझे फॉर्मूला याद है 11th में, ये CH3 था। तो मैंने ना अपने स्मार्ट क्या किया कि ये 78 तक तो निकाल रखा था, 12 6 72 प्लस 8 6 प्लस 6 78 आ गया, या तो मैंने ऊपर देखा 15 आ रहा है, तो 78 प्लस 15 कर दिया, 78 और 15 किया तो मेरे पास क्या आ गया 93। पर ये गलत हो गया, क्यों, मैंने इसका हाइड्रोजन बार करके CH3 ऐड किया था, अभी मुझे सिर्फ 14 ऐड करना है, इसलिए 14 ऐड करके क्या आ गया 92। पता है क्या, तुम्हारे एक बार स्कूल के किसी की कॉपी देखी थी, उसने ऐसे किया था, टीचर ने न्यूमेरिकल पढ़ा ही नहीं, 0 नंबर दे रखा था। तो बच्चों को सितंबर के पेपर मिलते हैं ना, घर के लिए कहीं देते हैं, तो स्टूडेंट ने मेरे को पेपर में 3 नंबर का न्यूमेरिकल 0 मार्क दे रखा था इस गलती के कारण। मैं क्या बता, तेरा सर बाकी न्यूमेरिकल तो पढ़ लेता, क्या किया है, छोटी सी गलती के कारण 0 मार्क कर दिया। तब से मैंने आदत डाली कि तुम्हें लॉजिक दे दूँ, कि जैसे ये CH3 आया, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर कर दिया, तो क्या था 14 बेसिकली ऐड हो रहा है इसमें, तो ऐड करके 92 आ गई दोनों मोल फ्रैक्शंस। अब तुम लोग बताते जाओ मैंने क्या क्या फाइंड करना, मैं तो भूल जाता हूँ जल्दी। क्या फाइंड करना था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच, तो बेंजीन का क्या आ जाएगा XB, साथ में क्या आ जाएगा पी नॉट बी, तो क्या आ जाएगा XB की मोल फ्रैक्शन क्या आई है 0.541, और पी नॉट बी कितना दे रखा है आपको 150, आ जाएगा फर्स्ट प्रेशर। क्लियर। तो ये अगर आपने फाइंड किया ना ऑफ बेंजीन, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 81.15 mm ऑफ मर्करी, ऐसे ही यहाँ पर वन। या दूसरा क्या फाइंड करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्विन, वो क्या आ जाएगा टॉल्विन इंटू पी नॉट टॉल्विन, तो इसकी मोल फ्रैक्शन क्या थी 0.459 इंटू 50। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 22.95 mm ऑफ मर्करी। आगे दोनों पार्शियल प्रेशर, और क्या क्या फाइंड करो, टोटल प्रेशर। तो अगर टोटल प्रेशर करना है, टोटल प्रेशर वो मेरे पास पीटी क्या था, मेरे पास पीबी साथ में प्लस पीटी, तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 81.15 प्लस 22.95। इन सबको अगर आप एडअप कर दोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 104.1 mm ऑफ मर्करी। याद है तुम्हें कहता था जो पहला न्यूमेरिकल करते हो किसी पेपर में रेयर है, पर ये तुम्हारे CBSE के पेपर में आ रखा है इतना बड़ा न्यूमेरिकल। अगर मैं भी डालूंगा ना कम से कम 3 नंबर का तो ये डालते हैं न्यूमेरिकल। क्लियर। अब बताओ लॉजिकली सारी चीजें फाइंड कर दी, कर दी। पहले ये बताओ यहाँ तक सबको न्यूमेरिकल करने का लॉजिक क्लियर हुआ, क्लियर। कर लो नोट, पहले आपको देख रहा था, नोट कर लो तभी आगे चलेंगे इसको, क्योंकि आगे मैंने एक और कंसेप्ट भी दिया है। पहले ये बताओ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, क्या किया, कर दो ऊपर और। हाँ जी तेजस, अंगद क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक सबको, सबके ना नाम धीरे धीरे याद तो हो रहे हैं,
फिजा, खुशी, खुशी दोनों इकट्ठे बैठ जाते हो, हाँ। आरुषि, सिम स्नेहा, सिमरन, तमन्ना। हाँ जी, क्लियर हुआ यहाँ तक तो सबको? एक उसका बोलता हूँ, अवन को मैं कभी अवान बोल देता हूँ, कभी अवम बोल देता हूँ। अवन क्लियर हुआ यहाँ तक तो? एक और कंसेप्ट भी दिया। हाँ जी सौरभ, कर लिया यहाँ तक नोट? एक और कंसेप्ट दिया, वो क्या कहा मैंने? फाइंड करो। क्या कहा मैंने? फाइंड करो मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ इन वेपर फेज, है ना? मैंने यही कहा ना, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ इन वेपर फेज। दोनों की मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालना है। तो देखो मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को सिंबल बेंजीन और टॉल्विंग का ये सिंबल दे दूँ। एक्स रे क्या था? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड। अब मैंने कहा फाइंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो तुम में से कोई बताना मैंने लॉजिकली सोचकर ठीक लिखा है या गलत लिखा है? मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है वेपर फेज में, किसकी? बेंजीन की। तो लॉजिकली वेपर फेज की बात कर रहा हूँ, वेपर का। तो जब मैं ऊपर क्या कर दूं? पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन कर दूं, और नीचे क्या कर दूं? टोटल प्रेशर। आ जाएगी मोल फ्रैक्शन के नहीं? आ जाएगी कि नहीं? तो मैं बात क्या कर रहा हूँ? वेपर फेज। तो वेपर में कौन कौन सा पार्शियल प्रेशर है? एक बेंजीन का और दूसरा कौन सा? टॉल्विंग का। जब मैंने मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, उसको लिखा, ऊपर नीचे टोटल आ जाएगा। मानते हो ये कि नहीं? क्योंकि ये तुम्हें बुक में फॉर्मूला नहीं दिया। और जो मेरे साथ पढ़ रहे थे ना, बार बार आप में से कोई अभी भी पूछ रहा था, हम लोग कंपटीशन को ना ऐसे साथ लेकर चलते हैं। और जिसको करना था, मैंने तो सीबीएसई तो निकले, सीबीएसई में भी ये आ सकता है। क्लियर? ये नहीं कि सिर्फ ये कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में मोस्टली ऐसे आते हैं। सीबीएसई में कई बार गंदा क्वेश्चन डालना, फिर कह दूंगा फाइंड वेपर फेज। तो मुझे वेपर फेज का कंसेप्ट क्लियर था। वेपर किस किस के बने हैं? बेंजीन और टॉल्विंग के। तो पार्शियल प्रेशर बेंजीन ओवर टोटल ये कर दूं? भवनीत मुझसे पूछ लो, जहाँ नहीं पढ़ा जा रहा। यहाँ पे पीटी, पीबी प्लस पीटी, ये ये मैंने यहाँ पे लिख दिया मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज फाइंड करना था। अब मैंने एक्स को रिप्लेस कर दिया वाई के साथ। तो ये मोल फ्रैक्शन आ गई बी की, बेंजीन की इन वेपर फेज। ये आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन इन वेपर फेज। इसको सिंपल नया कर दिया, वाई कर दिया। क्लियर? तो अब तुम लोग बताओ, बेंजीन का कितना था टोटल प्रेशर हमारे पास? बेंजीन का 81.15, और टोटल प्रेशर कितना? 104.1 आ जाएगी एक मोल फ्रैक्शन। इसको अगर आपने फाइंड किया ना, तो ये आ जाती है 0.78। तो दूसरी कैलकुलेशन से बच जाऊंगा, टॉल्विंग की बच जाएंगे। वो क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 माइनस 0.78, तो घुमा फिरा करके आ गई जहाँ पर 0.22 आ जाएगा। आ जाएगा 0.22। और तुम लोग ना एक बार मुझे, अभी भी ना आपके चेहरे से किसी के लग रहा था, मुझे फॉर्मूला लिखवा दो। इसको अगर फाइंड करना होता, पहले क्या लिखूं? अगर मैंने ये मोल फ्रैक्शन निकालनी थी, पहले वेपर फेज में निकालनी थी, बेंजीन की निकी, मैंने टॉल्विंग की निकालने बैठ गया, क्या लिखूं? और यहाँ पे नीचे टोटल प्रेशर आ जाएगा। अब बताओ क्लियर हुए न्यूमेरिकल कैसे थे? ये देख सिंपल सा लॉजिक था। जब मैं अभी लिक्विड की बात कर रहा था, तो नंबर ऑफ मोल्स घूम रहे थे, तो नंबर ऑफ मोल्स का कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी था। अब मैं चला गया वेपर फेज, आपको कहा फाइंड मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो वेपर में क्या? प्रेशर ही है। तो मैंने वहाँ पे मोल फ्रैक्शन वेपर में फाइंड कर दी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। और जिसकी मोल फ्रैक्शन फाइंड कर रहा था, उसका वेपर प्रेशर ऊपर आ गया, और नीचे क्या आ गया? टोटल वेपर प्रेशर। इसलिए तो कंपटीशन में यही होता है। कंपटीशन में तुम्हें ये केस आ रखा है फाइंड। जब ये आया तो मुझे पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? इसलिए ना मैं तुम्हें एक ऐसा सर मिला है, बाकी सारे क्या कहते हैं, जो पेपर आता है पूरा करो। मैं कहता हूँ अगर ये न्यूमेरिकल कंपटीशन में आ जाए ये वाला, तो इसको आखिर के लिए छोड़ दो। नंबर तो वही 4 ही मिलने हैं, पर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तुम लोगों का मैथ्स अच्छा, मेरा तो मैथ्स ही बड़ा खराब है। मेरी तो इस कैलकुलेशन में छुट्टी हो जाएगी। तो मेरा क्या 7-8 मिनट लग जाएंगे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो वहाँ पे ना कई बार हम लोग आपका टाइम खराब करने के लिए ऐसे क्वेश्चन डालते हैं। वहाँ पे कोई मुझे शाबाश नहीं मिलेगी मैंने ये न्यूमेरिकल कर दिया, मुझे मतलब मैंने गलती कर दी करके। क्यों? इसके प्लेस में मैं 3-4 क्वेश्चन और निकाल सकता था जो कंसेप्चुअल थे, वो निकाल दो। इसको टिक लगा के छोड़ दो आखिर के लिए। टाइम मिले तो करो, नहीं तो छोड़ दो ऐसा क्वेश्चन। क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करते करते मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि देखो इसको अगर फाइंड करना, जैसे अब तानिश ने पकड़ा करना था, अगर ये आ गया पेपर में, मुझे तो पूरा करना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा उतना।
पता क्या, मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, जो जेई का पेपर है, पहले आते थे 60 क्वेश्चंस, उनमें मार्क्स होते थे 2 नंबर का भी है, 4 का भी है और 8 का भी है। ये न्यूमेरिकल 8 नंबर के तब आते थे। सीबीएसई में अगर बड़े साल पहले ये न्यूमेरिकल आता था, एटलीस्ट 5 नंबर में ये न्यूमेरिकल आता था या 4 नंबर में। अब क्या हम लोगों ने 3 3 में सारे डिवाइड कर दिए। तो आपको एक पार्ट ही आएगा इसका फाइंड करना, या तो सिर्फ टोटल प्रेशर या पार्शियल प्रेशर, बीच में से कोई ना कोई पार्ट डाल देंगे। अब बताओ, पहला न्यूमेरिकल क्लियर हुआ, एक और करें, एक और लिखो अब नेक्स्ट। पहले ये बता दो सबको क्लियर, सबको। अब ये जो नेक्स्ट है ना, ये तुम्हारे पेपर्स में आ रखा है सीबीएसई में भी, और कंपटीशन में तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी बार आए हैं। अब मैंने आपको 2 लिक्विड्स दे दिए, एक्स और एक दे दिया वाई, एक्स और वाई, 2 लिक्विड्स एक्स एंड वाई ऑन मिक्सिंग, 2 liquids X and Y on mixing form ideal solution. Form ideal solution at 30 degrees centigrade. At 30 degrees centigrade, vapor pressure of solution, vapor pressure of solution containing 3 moles of X, vapor pressure of solution containing 3 moles of X and 1 mole of Y, and 1 mole of Y is, ये मैंने आपको दे दिया 550 mm of mercury, is 550 mm of mercury, but when 4 moles of X, but when 4 moles of X and 1 mole of Y, and 1 mole of Y is considered, vapor pressure becomes, vapor pressure of solution becomes 560 mm of mercury, becomes 560 mm of mercury. क्लियर। अब थोड़ा सा ना आपका टाइम भी सेव हो जाएगा साथ में। मैंने आपको कह दिया कैलकुलेट, कैलकुलेट क्या पूछ लिया, क्या पूछ लिया, कैलकुलेट ये दे दिया पी नॉट एक्स और पी नॉट वाई। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट्स एक्स एंड वाई इन प्योर फॉर्म, है ना। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट्स एक्स एंड वाई इन प्योर फॉर्म पूछ लिया। ये तुम्हारे ना सीबीएसई में तो आया है कभी कभार, कंपटीशन में मोस्टली ऐसे आते हैं। क्लियर, मोस्टली ऐसे आते हैं। अब देखो मुझे यहाँ पर ये तो क्लियर है, ये मोल फ्रैक्शंस दे दी, है ना, मोल फ्रैक्शन। अब मुझे फॉर्मूला याद है, यहाँ पर पी टी इज इक्वल टू, पढ़ते हो तो क्या किया था, पी ए प्लस पी बी। तो सौरभ मैंने सबको आदत क्या डाली है, अंगद इनको आदत क्या डाली, जो न्यूमेरिकल में दिया ना उसी को इनके फुट में घुमा दो। तो हमें यहाँ पे टोटल प्रेशर तो मैंने अभी भी रखा पी टी, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया पी एक्स के साथ, और इसको रिप्लेस बाय पी वाई कर दो, पी एक्स और पी वाई। अगर ये कर दिया, इस फॉर्मूले को फर्दर तोड़ा, पी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, साथ में क्या आ जाएगा पी नॉट एक्स, साथ में इधर क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई, साथ में क्या आ जाएगा पी नॉट बाय वाई आ जाएगा। आ गया ये। अब तुम लोग बताओगे, मैंने अब तो लिख ही दिया सर वहाँ पे, मैंने पी नॉट एक्स और पी नॉट वाई पूछ रखा है। क्लियर, तुम लोग क्वेश्चन आराम से पढ़कर बताओगे मुझे मैंने ये कौन सा प्रेशर दिया है। गुड, अगर इतनी जल्दी आंसर दे दिया। मैंने क्या दिया, 3 moles of X and 1 mole of Y are considered, टोटल वेपर प्रेशर बिकम्स, क्या दिया मैंने आपको 150 550, तो मैंने आपको पीटी दे दिया, 2 इक्वेशन नहीं दे दी। ऐसे नीचे 4 moles और ये देकर, तब मैंने टोटल प्रेशर क्या दे दिया 560। स्ट्राइक कर रहा है किसी को, 2 इक्वेशन बन जाएगी। तो छोटी क्लास से सॉल्व नहीं कर रहे, एक्स प्लस वाई दिस, 2x प्लस वाई दिस, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर दो। क्लियर हुआ। किसी को अगर अभी भी मुश्किल लगा है, पहले केस को सॉल्व करें, पहले केस को। पहले केस में मैंने आपको टोटल प्रेशर क्या दे रखा है 550,
अब मोल फ्रैक्शन किसकी फाइंड करनी, टॉल्विंग की, फर्स्ट एक्स की। तो तुम्हें से कोई तो मान जाएगा मेरी बात। यहाँ पे क्या करूँ, 3 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर पी नॉट एक्स लिख दूँ। ठीक लिखा कि गलत बता दो। क्या था मोल फ्रैक्शन के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो एक्स के मोल्स कितने थे, 3, टोटल मोल्स क्या हो गए 3 + 1 4, तो 3/4 आ गया। साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास, इसका 1/4 पी नॉट वाई आ जाएगा। इसको ये भी लिख सकता हूँ 550 इंटू 4 कर दूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 3 पी नॉट एक्स और 3 पी नॉट एक्स, और साथ में मेरे पास क्या आ गया पी नॉट वाई। आ जाएगी एक इक्वेशन, ये बन जाएगी एक इक्वेशन। क्योंकि मेरी ना आदत ये है, तुम्हारी बुक्स में यार कहीं स्कूल में कराते हैं ना, वो पॉइंटों में लिख कर बैठ जाते हैं इसको। पॉइंट तो मुझे तंग ही बड़ा करते हैं, मैं पॉइंटों से बच के रहता हूँ जितना पॉइंटों से बचा जाए। तुम्हारी बुक में इसको कर रखा है 0.75, इसको कर रखा है 0.25। मेरी तो कैलकुलेशन में छुट्टी हो जाएगी। तो मेरी आदत है कैलकुलेशन जितना हो सके उसे लास्ट स्टेप में ले जाओ, ताकि हमारे नंबरिंग की कटिंग कुटिंग ना हो। एक इक्वेशन तो मैंने बना दी, बन गई इक्वेशन। तुम में से एक को तो समझ आ गया, एक अभी भी मेरा साथी था, कहता खन्ना सर कैसे बनाई, कहाँ से बना दी। तुम लोग ट्राई करो सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी। एक तो मैं बनाकर बैठ गया, सेकंड मुझसे नहीं बन रही। फॉर्मूला मैं फिर लिख देता हूँ, पी टी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स और पी नॉट एक्स, साथ में मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विंग, साथ में क्या था पी नॉट टी। मुझे सेकंड इक्वेशन नहीं आ रही बनानी, बनवाओगे। चल मुझे लिखवाते जाए, इधर लॉजिकली मैंने क्या दिया अब तुझे, 560 आ जाएगा, 560 आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या लिखूं, मानते हो सारे ना, सारे मानते हो। क्योंकि इसके मोल्स क्या है 4 और उसका मोल क्या है 1 है। तो जब मैं धुन, अब यहाँ पर मेरे पास सेकंड स्टेप में क्या आ जाएगा 4/5, इधर क्या आ गया पी नॉट एक्स, साथ में क्या आ जाएगा 1/5, इधर क्या आ गया पी नॉट वाई, ये आ गया। अब मेरे पास क्या आ जाएगा 560 इंटू 5 इज इक्वल टू 4 पी नॉट एक्स, साथ में क्या आ गया पी नॉट वाई। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब तो बड़ी बार किया मैं, एक्स प्लस वाई वगैरह करके दोनों को माइनस कर दूं, है ना, माइनस कर दूं तो क्या होगा, पी नॉट वाई और पी नॉट वाई कट जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में मेरे पास पी नॉट एक्स का आंसर आ जाएगा। तो लास्ट ईयर भी ऐसे पढ़ता ना, हाँ। तो यहाँ पर 600 आ गया एम, आ गया एक वैल्यू। और दूसरा पी नॉट वाई, दूसरा फाइंड आउट करोगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे घुमा फिरा कर 400 mm। अब बताओ सबको क्लियर हुआ। ये न्यूमेरिकल पता नहीं कितनी बार आया तुम्हारे कंपटीशन में। मैंने 3 मोल दिया, हो सकता है किसी पेपर में 2 मोल 1 मोल आ गया हो, किसी में 5 मोल 6 मोल का कॉम्बिनेशन आ गया हो। कंपटीशन में मोस्टली ये क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं। सीबीएसई में आएगा तुम्हें पूरी कैलकुलेशन दे देंगे कि टाइम करो खराब बैठ कर। क्लियर, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बस तुम्हें ना फॉर्मूले क्लियर हो जाए मेरे साथ यूज कैसे करना है। और कोई मुश्किल नहीं था, 2 इक्वेशन बन गई, पर इनको लाकर सॉल्व करना था। एक बार ये ऐसे आ रखा है, एक बार क्या आ गया, तुम लोग जब मुझे साथ ही करा दोगे, मैं इनकी रेशो नहीं पूछ सकता था, पी नॉट एक्स और पी नॉट वाई की, फाइंड देयर रेशोस, पूछ सकता था। तो अगर मैं इनकी रेशो कर दूं तो क्या हो जाएगी 600 = 400। तो ये घुमा फिरा कर क्या रह जाएगा, रह जाएगी 3:2। क्लियर। अब बताओ मेरे सब पूरे न्यूमेरिकल्स के लॉजिक्स क्लियर हुए हैं कि नहीं, सबको क्लियर। ऐसे न्यूमेरिकल्स को ना हम लोग मूव करते हैं। अब ना एक न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट लिखवाता हूँ, मुझे उम्मीद है कोई तो घर पे ट्राई करेगा। और उसमें क्या होगा, देखो मैं अभी सिस्टमेटिक चल रहा था। सिस्टमेटिक कैसे चल रहा था सौरभ, पहली बार मैंने आपको मासेस क्या कर दिया इक्वल, दूसरी बार मैंने मासेस दिए नहीं, मैंने साथ क्या कर दिया मोल्स। तो ये न्यूमेरिकल थोड़ा आसान नहीं लगा। और ये है कि जिसको स्ट्राइक कर दिया मेरे साथ कि कौन सा प्रेशर घूम रहा है, गुड। तुम सबने साथ ही बोल दिया करना, तो जब आप लिख रहे हो 560 या 550 दैट स्टैंड फॉर टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर। तो देखना आज नहीं, जब मैंने नेक्स्ट लेक्चर में गंदा सा कोई न्यूमेरिकल कराया, तुम्हें यही डाउट आएगा कि मैं पी नॉट बी की बात कर रहा हूँ, पी बी की बात कर रहा हूँ, एक्स ए की बात कर रहा हूँ, या एक्स बी की। वो मुझे न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, find vapor pressure of component A
एंड इट्स वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन। तभी मैंने दोनों चीजें नहीं पूछ ली। फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड इन सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ ए, जब मैंने ए बोला तो पी नॉट ए नहीं पूछ लिया, और साथ में पूछा एंड इन सोल्यूशन तो पी ए पूछ लिया। ऐसे धीरे धीरे ना आगे न्यूमेरिकल्स में वर्डिंग्स में कंफ्यूज करेंगे, अभी मैं वो नहीं कर रहा। मुझे लगा कि एक बार बस आपको न्यूमेरिकल समझ आए करने कैसे। क्लियर हुआ? एक तुम्हारे ग्रुप से ना उम्मीद बढ़ी है, जैसे एटलीस्ट वो एमसीक्यू दिए थे, तुम लोगों ने आगे कुछ तो पूछा करना सर वो क्वेश्चन कैसे था, तो मुझे लगता है ये न्यूमेरिकल पक्का ट्राई करके आओगे नेक्स्ट। ये सबसे बड़ी कैलकुलेशन है, सबसे बड़ी कैलकुलेशन। इसे तुम्हें दे रहा हूँ कि एक बार घर पे ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास हम लोग तो करेंगे करेंगे। ठीक, एक लिखो नेक्स्ट। सौरभ अब क्लियर हुआ? हम लोग न्यूमेरिकल सारे ऐसे करेंगे लॉजिक्स बना बना कर। और पता है क्या, तुम लोग जिसको खन्ना सर सिलेबस लो तो नहीं रहेगा, खत्म कब होगा? आज तक कभी एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली सिलेबस खत्म करने के लिए। लास्ट ईयर नंदिनी मेरे साथ ही सबसे लेट आई थी। क्लियर, किसी से पूछ लो, आज तक कभी एक्स्ट्रा ना 24-25 साल हो गए, कभी मैंने एक क्लास एक्स्ट्रा नहीं ली भाई सिलेबस रह गया खत्म करें। आराम से खत्म भी करेंगे और रिवीजन का भी टाइम मिलेगा। अभी तुम लोग ना सारे नए थे मेरे साथ, कुछ तो मेरे साथ लास्ट ईयर के थे, कुछ नए थे। 10th तक कहाँ पढ़े, 11th में कहाँ पढ़े, तो तुम्हारा अभी ना थोड़ा सा चेंज पीरियड है, ट्रांजिशन स्टेज है। तो मैं आपको उसी में लेकर चल रहा था धीरे धीरे करके, कि तुम लोग एक बार सारे बार मेरे साथ यूज टू हो जाओ कि खन्ना सर ने पढ़ाना कैसे है, फिर अपने आप से मूव करते जाएंगे। अब लिखो एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया हेप्टेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन form, heptane and octane form ideal solution, at 373 Kelvin, at 373 Kelvin, vapor pressure of two liquid components। अभी तक देखो टेम्परेचर का रोल नहीं आया ना, वो शायद नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, जब वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल्स करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वहां पे टेम्परेचर को पकड़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तो बस एक कंडीशन था कि अगर टेम्परेचर कम ज्यादा किया तो दीज वैल्यूज विल चेंज, इसलिए वह टेम्परेचर मेंशन कर रहा था। At 373 Kelvin, vapor pressure of two liquid components are 105.2 किलो। इस बार मैंने एक नया यूनिट दे दिया पास्कल, किलो पास्कल पीए, किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल respectively. What will be the vapor pressure of mixture? What will be the vapor pressure of mixture 26 gram, 26 gram heptane, 26 gram heptane and 35 gram octane, and 35 ग्राम ऑक्टेन। क्लियर? ये सबसे बड़ा न्यूमेरिकल था, अगर तुम्हें से किसी ने विजुअलाइज किया। कैसे? मुझे तो ना ये फॉर्मूले भी नहीं आते हेप्टेन और ऑक्टेन। तुम सबको क्लियर है फॉर्मूले का लिखने का लॉजिक? जब बता दूं, अब हेप है, हेप में मुझे पक्का है 7 कार्बन तो आ जाएंगे, 2 4 6 आगे 7 देख लो भाई, 6 है तो ये 7 आगे। मुझे ना फॉर्मूले जानने रहते हैं। अभी ना मेरे पास जो 12th 11th क्लास के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उन्होंने मुझे पता क्या बताया, कहते हैं खन्ना सर 10th में ना हमें जो टीचर पढ़ाते थे एल्केन एल्कीन आइन, वो क्या कहते थे, एल्केन है तो +2 कर दो, इन में कुछ नहीं करना, आगे माइनस कर दो। तो मैं कहा मेरा तो पढ़ाई में इतना बुरा हाल है, मुझे यही नहीं याद पहले प्लस करना है या माइनस करना है। तो जो तुम लोग 11th में आते थे ना, एक सिंपल सा लॉजिक देता था, कार्बन के बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो पक्का था या तो वो 4 क्या करेगा, शेयर ही करेगा। तो मुझे कोई फॉर्मूला नहीं आता, ना ही याद रहते, पर कार्बन की कोवेलेंसी पूरी करनी थी। तो जब मैं यहाँ पर सब जगह कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएंगे, फॉर्मूला खुद नहीं बन जाएगा। अगर ये सारा ऐड अप करोगे ना तो C7 और H कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे यहाँ पर। अब आगे क्या किया, ऑक्टेन पे गया तो CH2 एक और ऐड हो जाएगा, तो जब दूसरे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C8 और H18।
थोड़ा तुम्हारा सिर्फ टाइम सेव कर रहा था। इसका मोलर मास निकालोगे तो 100 आ जाएगा, इसका करोगे तो 114 आ जाएगा। क्लियर? सिर्फ ना तुम्हें एक हिंट दे रहा था कि घर जाके मेरे जैसे जब न्यूमेरिकल करना है और फॉर्मूला ही नहीं आता, हेप्टेन ऑक्टेन करना ही करा देगा अपने आप। क्लियर? तो मैं तो करा दूंगा, पर घर पे शायद तुम में से कोई तो ट्राई करेगा पक्का ये क्वेश्चन। तो मैंने आपको हेप्टेन और ऑक्टेन का ये कंसेप्ट दे दिया। क्लियर? कर सकते हो ट्राई अब इस न्यूमेरिकल को, सबसे बड़ी कैलकुलेशन आ जाएगी। और फॉर्मूला क्या यूज में आ जाएगा? टोटल प्रेशर है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। देखते हो सबसे पहले और कुछ करूँ ना करूँ, मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी पड़ेगी। इसे तुम्हारी बुक में सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन और किसकी फाइंड की है? ऑक्टेन। तो ये बताओगे ये दोनों प्रेशर मैंने कौन से दिए, बस ये बता दो एक। गुड। मैंने क्या दिया? वेपर प्रेशर ऑफ बोथ लिक्विड्स आर। तो दैट मीन वेपर प्रेशर बोथ लिक्विड, दैट मीन मैं प्योर फॉर्म में चला गया। तो ये किसका था? हेप्टेन का। और ये किसका था? ऑक्टेन का। तो ये बेसिकली मैंने आपको पी नॉट एच और ये मैंने आपको कौन सा दे दिया? पी नॉट ओ। इतने टिप्स दे दिए। अब तो मैं कल करोगे ट्राई कैलकुलेशन, तो तुम लोग चाहे कैलकुलेटर से कर लेना, मुझे कोई फर्क नहीं है। मुझे तो बस है कि आपको मेथड समझ आए कि न्यूमेरिकल्स को मूव कैसे करना है हम लोगों ने, बस वो क्लियर हो। क्लियर हुआ पूरा लेक्चर? हाँ जी, बता दो मुझे।